नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई मजेदार कहानी में। तो साथियों, कहानी में अंत तक जरूर बनिएगा, कहानी आपको वाकई जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रमन अपनी माँ से बोला, जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है, फिर ट्रेन में जगह नहीं मिलेगी। माँ बोली, तेरी गाड़ी तो 12 बजे की है, अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। रमन बोला, माँ तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं यार्ड में ही जाकर डिब्बे में बैठ जाऊंगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर सभी जनरल डिब्बे बिल्कुल भरे हुए ही आते हैं। उन दिनों श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचती थी। रमन को एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाना था। अगले दिन सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंचना था। रमन को एक इंटरव्यू के लिए अगले दिन सुबह के 11 बजे दिल्ली के एक दफ्तर में पहुंचना था। रमन के पिता किसी प्राइवेट कंपनी में चपरासी थे। अभी कुछ महीने पहले ही वे रिटायर हुए थे। वे कुछ दिनों से बीमार थे। वह किसी तरह 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। सबसे छोटे बेटे रमन ने बीए पास करने के बाद कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली थी। वह 1 साल से बेकार घर बैठा था। रमन 4-5 छोटी मोटी ट्यूशन करता था। उसके पास स्लीपर क्लास के भी पैसे नहीं थे, इसलिए पटना से दिल्ली जनरल डिब्बे में जाना पड़ रहा था। माँ ने कहा, बस हो गया, मैंने पराठे और भुजिया एक पैकेट में पैक कर दी है, तुम याद से अपने बैग में रख लेना। पिता ने भी बिस्तर पर पड़े पड़े कहा, जाओ बेटे, अपने सामान का ख्याल रखना। रमन माता पिता को प्रणाम करके स्टेशन के लिए निकल पड़ा। यार्ड में जाकर एक डिब्बे में खिड़की के पास वाली सिंगल सीट पर कब्जा जमाकर उसने चैन की सांस ली। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो चढ़ने वालों की बेतहाशा भीड़ थी। रमन जिस खिड़की वाली सीट पर बैठा था वह इमरजेंसी खिड़की थी। एक लड़की डब्बे में घुसने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने रमन के पास आकर बोला, आप इमरजेंसी खिड़की खोलें तो मैं भी डब्बे में आ सकती हूँ, मेरा इस ट्रेन से दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रमन ने उसे सहारा देकर खिड़की से अंदर डब्बे में खींच लिया। लड़की पसीने से तरबतर थी। दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछते हुए उसने रमन को थैंक्स कहा। थोड़ी देर में गाड़ी खुली तो रमन ने अपनी सीट पर जगह बनाकर लड़की को बैठने को कहा। पहले तो वह झिझक रही थी, पर बाद में और लोगों ने भी बैठने को कहा तो वह चुपचाप बैठ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद ट्रेन बक्सर पहुंची। यह बिहार का आखिरी स्टेशन था। यहाँ कुछ लोकल मुसाफिरों के उतरने से थोड़ी राहत मिली। रमन के सामने वाली सीट खाली हो गई तो वह लड़की वहां जाकर बैठ गई। रमन ने लड़की का नाम पूछा तो वह बोली, रजनी। रमन बोला, मेरा नाम रमन है। दोनों में बातें होने लगी। रमन ने पूछा, पटना में तुम कहाँ रहती हो? रजनी बोली, दानापुर के पास एक गांव में रहती हूँ। और तुम? रमन बोला, मैं बहादुरपुर में। पटना के पूर्वी छोर पर मैं रहता हूँ और तुम पश्चिमी छोर पर रहती हो। दिल्ली में कहाँ जाना है तुम्हें? कल मेरा एक इंटरव्यू है। वाह, मेरा भी कल एक इंटरव्यू है। बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि किस कंपनी में इंटरव्यू है? रजनी बोली, लाल एंड लाल एसोसिएट्स में। रमन तकरीबन अपनी सीट से उछलकर बोला, वाह क्या सुहाना सफर है, आगाज से अंजाम तक हम साथ रहेंगे, क्या आप भी वहां जा रहे हैं? रमन ने रजामंदी में सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। रात भर दोनों अपनी सीट पर बैठे बैठे सोते जागते रहे थे। ट्रेन तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई थी। इसके बावजूद काफी देर से गाजियाबाद स्टेशन पर खड़ी थी। सुबह के 7 बज चुके थे। रमन नीचे उतरकर लेट होने की वजह पता लगाने लगा। रमन अपनी सीट पर बैठते हुए बोला, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक गाड़ी पटरी से उतर गई है। आगे काफी सारी ट्रेनें फंसी हुई है। ट्रेन के दिल्ली पहुंचने में काफी समय लग सकता है। रजनी यह सुनकर घबरा गई। रमन ने उसे शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहीं उतर जाते हैं। यहीं पर फ्रेश होकर कुछ नाश्ता चाय कर लेते हैं, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा लेकर सीधे कनॉट प्लेस 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। दोनों ने गाजियाबाद स्टेशन पर ही चाय नाश्ता किया और फिर ऑटो रिक्शा बुक करके दोनों कंपनी पहुँचे तो उन्होंने अलग अलग इंटरव्यू दिए। इसके बाद कंपनी के मालिक सोहन लाल ने दोनों को एक साथ अंदर बुलाया। सोहन लाल ने दोनों से कहा, देखो मैं भी बिहार का ही हूँ, दोनों की क्वालिफिकेशन एक ही है। इंटरव्यू में दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही है, पर मेरे पास तो एक ही वैकेंसी है।
अब तुम लोग बाहर जाकर ये तय कर लो कि किसे नौकरी की ज़्यादा आवश्यकता है और मुझे बता दो, मैं ऑफर लेटर जारी कर दूंगा। रमन और रजनी दोनों ने बाहर आकर बातें की, अपनी अपनी पारिवारिक और माली हालत बताई। रजनी की माँ विधवा थी, उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि पटना के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम नौकरी करती थी, पर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। परिवार को उसी को देखना होता था। रमन ने रजनी के पक्ष में सहमति जताई। रजनी को वह नौकरी मिल गई। मालिक सोहनलाल रमन के इस फैसले से बहुत खुश हुआ और बोला, नौकरी तो तुम भी डिजर्व करते थे, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वैसे तो किराया देने का कोई करार नहीं था, फिर भी मैंने अकाउंटेंट को कह दिया है कि तुम्हें थर्ड एसी का अप डाउन रेल किराया मिल जाएगा। जाओ, जाकर काउंटर से पैसे ले लो। रमन ने पैसे ले लिए। रजनी उसे धन्यवाद देते हुए बोली, यह दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिस्टर सोहनलाल ने मुझे बताया कि तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा त्याग किया है। दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर लिया और संपर्क में रहने को कहा। रमन जनरल डिब्बे में बैठकर पटना लौट आया। उसने किराए का काफी पैसा बचा लिया था। माता पिता को जब पता चला कि उसे नौकरी नहीं मिली तो वे दोनों उदास हो गए। कुछ ही दिनों में रमन के पिता चल बसे। रमन किसी तरह थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ाकर अपना काम चला रहा था। जिंदगी से उसका मन टूट चुका था। कभी सोचता कि घर छोड़कर भाग जाऊं, तो कभी सोचता कि गंगा में जाकर डूब जाऊं। फिर अचानक बूढ़ी माँ की याद आ जाती तो आंखों में आंसू भर आते। एक दिन रमन बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। एक 15-16 साल का लड़का अपने कंधे पर एक बैग लटकाए कुछ बेच रहा था। उसके एक पैर में पोलियो का असर था। लाठी के सहारे चलता हुआ वह रमन के पास आकर बोला, भैया क्या आपको पापड़ चाहिए? 10 रुपये का एक पैकेट है। रमन ने कहा, नहीं चाहिए भाई मुझे पापड़। लड़के ने थैले से एक शीशी निकाल कर कहा, आम का अचार भी है, चाहिए क्या? पापड़ और अचार दोनों घर के बने हैं, माँ बनाती है। रमन के मन में दया आ गई। उसके पास 5 रुपये ही बचे थे। उसने लड़के को देते हुए कहा कि मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पर तुम इन्हें रख लो। रमन ने रुपए उसके हाथ में पकड़ा दिए। दूसरे ही पल वह लड़का गुस्से से बोला, मैं विकलांग हूँ पर भिखारी नहीं, मैं मेहनत करके खाता हूँ। जिस दिन कुछ नहीं कमा पाता माँ बेटे पानी पीकर सो जाते हैं। इतना बोलकर उस लड़के ने रुपए रमन को वापस लौटा दिए, पर वह रमन की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगा गया। वह सोचने लगा कि जब यह लड़का जिंदगी से हार नहीं मान सकता है तो फिर मैं क्यों मानूं। रमन के पास दिल्ली में मिले कुछ रुपए बचे हुए थे। वह कोलकाता गया। वहां के मंगला मार्केट से थोक में कुछ जुराबें, रुमाल और गमछे खरीद लिए। ट्यूशन के बाद बचे हुए समय में न्यू मार्केट और महावीर मंदिर के पास फुटपाथ पर उन्हें बेचने लगा। इस इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक काफी भीड़ रहती थी। रमन की अच्छी बिक्री हो जाती थी। शुरू में रमन को कुछ झिझक होती थी और शर्म भी आती थी, लेकिन बाद में उसका इसमें मन लग गया। इस तरह से उसने देखा कि एक हफ्ते में तकरीबन 1000 रुपये तो कभी 1200 की बचत होती। इस बीच बहुत दिन बाद उसे रजनी का फोन आया। उसने कहा, अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है, कार्ड पोस्ट कर दिया है, तुम जरूर आना और माँ को भी साथ लेकर आना। रमन माँ के साथ रजनी की शादी में उसके घर पहुँच गया। रजनी ने अपनी माँ, बहन और पति से उन्हें मिलवाया और कहा कि मैं जिंदगी भर रमन की कर्जदार रहूंगी। मुझे नौकरी रमन की वजह से ही मिली है। शादी के बाद रजनी दिल्ली चली गई। रमन की दिनचर्या पहले जैसी हो गई। एक दिन फिर से रजनी का फोन आया। उसने कहा कि मेरे पति गुड़गांव की एक गारमेंट फैक्ट्री में डिस्पैच सेक्शन में हैं। फैक्ट्री से मामूली डिफेक्टिव कपड़े सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तुम चाहो तो इन्हें बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। रमन बोला, वाह, नेकी और पूछ-पूछ, मैं गुड़गांव आ रहा हूँ। इधर रमन उस पापड़ वाले का स्थायी ग्राहक हो गया था। उसका नाम रामू था। हर हफ्ते एक पैकेट पापड़ और अचार की शीशी उससे लिया करता था। अब रमन महीने 2 महीने में एक बार गुड़गांव जाकर कपड़े लाता और उन्हें अच्छे खासे दामों पर बेचता। धीरे धीरे रमन का कारोबार बढ़ता गया। उसने कंकड़ बाग में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। बीच बीच में कोलकाता से भी थोक में कपड़े लाया करता। कारोबार बढ़ने पर उसने एक बड़ी दुकान ले ली। रमन की शादी थी
उसने रजनी को भी बुलाया, वह भी पति के साथ आई थी। रमन ने उस पापड़ वाले लड़के को भी अपनी शादी में बुलाया था। शादी हो जाने के बाद जब रमन अपनी माँ के साथ मेहमानों को विदा कर रहा था तो रमन ने रजनी को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा। रजनी बोली, अरे यार थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हिसाब बराबर है, हम दोस्त हैं। फिर रमन ने रामू को बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ इस लड़के की वजह से हूँ। मैं तो जिंदगी से निराश हो चुका था, मेरे अंदर जीने की इच्छा को इस स्वाभिमानी मेहनती रामू ने जगाया। तब रमन रामू से बोला, मुझे अपनी दुकान में एक सेल्समैन की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने हाँ भर ली और सिर झुकाकर रमन को नमस्कार किया। रमन बोला, अब तुम्हें घूम घूम कर सामान बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ के विधायक को एक अर्जी दी है कि तुम्हारे लिए अपने फंड में से एक ई रिक्शा की व्यवस्था करवाए। तुम उसे आसानी से चला सकते हो और कहीं पर भी आ जा सकते हो। रमन, रजनी, रामू और बाकी सभी की आंखें खुशी से नम थी, क्योंकि तीनों एक दूसरे के मददगार जो बने थे। साथियों, कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।